नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। पीएम मोदी रखेंगे नए संसद भवन की आधारशिला। आज होगा संसद भवन में कार्यक्रम। बुझ गई पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल का 72 की उम्र में एम्स में निधन। कवि मंगलेश डबराल एम्स में थे एडमिट। सीएम ने जताया शोक। उत्तराखंड में हजारों उम्मीदवारों को फायदा। समूह की भर्ती में उम्मीदवारों को आयु सीमा में वन टाइम छूट। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। आगामी 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान। लालकुआं में मजदूरों का हाल बुरा। नदी का इकट्ठा पानी पीने को मजबूर। विभाग ने नहीं किया ठंड से निपटने का इंतजाम। प्रदेश के 4 पहाड़ी जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में कुल 27 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें से एक बिंदु पर कमेटी गठित की गई और एक बिंदु को अगली बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बैठक में प्रेजेंटेशन दी गई है। 29 विषयों पर बातचीत हुई है और उन विषयों पर बातचीत करने से पूर्व जो पूर्व विधायक थे कर्णप्रयाग क्षेत्र के और पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे उत्तराखंड में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उससे अलग आज कोविड की वैक्सीन को लेकर जो भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, उसका बड़ा प्रेजेंटेशन किया गया कि वैक्सीन के रखरखाव के लिए वैक्सीन को किस प्रकार से जो फर्स्ट फेज में कितने लोगों को जानी, लगभग 20% लोगों को उत्तराखंड में उसको लगाई जानी है। उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, या इस प्रकार की पूरी कैलकुलेशन की कैसे कैसे रखे जाएंगे, नीचे तक की हमने सारी कमेटियों का गठन जो किया है उस पर भी एक विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ दी गई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर आ रहे। वह एक निजी कार्यक्रम में भीमताल के पायलट बाबा आश्रम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई और कहा गया कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 तारीख को हल्द्वानी आएंगे। उसके बाद वह भीमताल में स्थित पायलट बाबा आश्रम में बाबा के दर्शन करेंगे। वह एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड आ रहे हैं। साथ ही साथ जो एक उनकी भावनाएं हैं प्रदेश के प्रति और प्रदेश की सद्भावना के प्रति जो उनकी भावनाएं है कि वो आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरी ताकत और पूरी दमखम से लड़ेगी। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पहला ये दौरा है किसी हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। इसमें उनका जो प्रोग्राम है वो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे, काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले। साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैंची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो उनके विषय हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की क्या समझ है, वो भी एक हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम हो, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं था इसलिए। आने वाले विधानसभा चुनाव के दिए आम आदमी पार्टी द्वारा कमर कस ली गई है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी व दिल्ली विधायक दिनेश मोहनिया नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचने पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक लेते हुए विधानसभा के बूथ स्तर पर बूथ प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की बात कही। साथ ही साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 11 दिसंबर को उत्तराखंड आने से संबंधित तैयारियों को लेकर के अहम बैठक की गई है। तैयारियों को लेके हम अभी उत्तराखंड के सभी बूथों पे अपने बूथ प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक कस्बे और प्रत्येक शहर के प्रत्येक वार्ड में
और जो बूथ हैं उन पे हर बूथ पे एक हम आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे कि पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के जो नीतियां हैं वो हर एक घर तक पहुंच सकें। इस प्रयास में हम लगे हुए हैं और लगभग 50% से ऊपर ये जो बूथ प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है। उसी को लेके आज रिव्यू प्रोग्राम था आज यहाँ पर और उसकी रिव्यू कर रहे हैं। में नगर निगम का स्थापना वर्ष मनाया गया। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने बताया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सीवर लाइन बिछाकर एवं सड़कें बनवाकर देहरादून को सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। तो वहीं 26 जनवरी 2021 की होने वाली परेड के लिए परेड ग्राउंड का काम बेहतरीन तरीके से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम बना है, उन उद्देश्यों में नगर निगम आगे बढ़ रहा है। चाहे हमारी लाइट की व्यवस्था हो, चाहे हमारी सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारी विकास की व्यवस्था हो, चाहे स्मार्ट सिटी के काम हो, उन सबको जो है नगर निगम के माध्यम से उनको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और देहरादून जो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी में बहुत काम जो है इस समय हर काम तेज़ी से चल रहा है। और 26 जनवरी की जो परेड है वो परेड ग्राउंड में हो, इसी तैयारी के साथ जो है स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। अभी पलटन बाजार का काम होना है, पलटन बाजार में भी बहुत तेजी के साथ जो है काम हो रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी बनने के बाद अशोक कुमार 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं। आज वह उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 31वीं वाहिनी पीएसी के जवानों के साथ बैठक ली है। बैठक के दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना, साथ ही साथ पुलिस लाइन रुद्रपुर का दौरा भी किया। उन्होंने अधिकारी व कर्मचारी संग बैठक भी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा कि अच्छी पुलिसिंग करने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और पुलिसकर्मी द्वारा काम में लापरवाही करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहली बार पहुंचे, जहां पर उनका पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं लोगों से जनसंवाद करते हुए अशोक कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि हम उत्तराखंड को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। वहीं महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है। थोड़ा देर घुमा दो बच्चा को, हाथ लगा लो। हाँ, ये ठीक है। एक बार फिर से के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। 2 दिन पूर्व हमने दिखाया था कि डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र की थानो धारकोट सड़क बदहाली के दौर से गुजर रही है और लोग जान हथेली पर रख करके सफर करने को मजबूर हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इन सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने सड़क की मरम्मत के लिए उपवास करने की बात कही थी, जिसके बाद हमने बदहाल सड़क की खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला। प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और तत्काल लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के इन सड़कों की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध करवाया गया। आग्रह किया कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार करते थे, क्योंकि भानु से जो का बिजली का संचार होता है, तो अगर कभी ट्रांसफार्मर जोड़ी ग्राफ में फर्स्ट स्टार्ट में तो बाद में उसको बढ़ाया जाए, तो आपने 3 हमें डिवीजन दिए। एक और जी हाँ, ये भारत सरकार की स्पेशल स्कीम है, इसमें हमें पैसा मिला है, टेंडर भी हमारे हो गए हैं और अनुकूल मौसम होते ही रामनगर डांडा थानो धारकोट के 3 किलोमीटर पे हमें उसमें सेंक्शन मिली है और आगे का भाग हम अगले साल के रिन्यूअल में उसको रखेंगे। तो ये सड़क पूरी हमारी अगले वर्किंग सीजन में हमारी ठीक हुई।
खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के प्रथम बार नैनीताल आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जोरदार से उनका स्वागत किया गया, जिसके उपरांत सैनिक सम्मेलन में डीजीपी द्वारा पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी गई और कई समस्याओं को मौके पर समाधान किया गया। साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को डीजीपी द्वारा पुलिस हित में सुझाव भी दिए गए, जिसके बाद बताया गया कि पुलिस की जो छवि को अच्छा बनाए रखना पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। वहीं डीजीपी ने बताया कि विभागीय प्रमोशन, नई भर्तियों और अन्य विभागीय कार्यों के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सख्ती बदमाशों के लिए होनी चाहिए, आम नागरिक के लिए। ये मेरा पहला संदेश है। दूसरा ये है कि अगर हम किसी भी रूप में कोई भी ऐसा काम करते हैं जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिससे आप पुलिस की छवि खराब होती है, जहां आप पीड़ित की नहीं सुन रहे होते हो या आम नागरिक से दुर्व्यवहार करोगे, तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ऐसे पुलिसकर्मियों को सजा दी जाएगी। और जहां तक पुलिसकर्मियों के कल्याण का सवाल है, उसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ। उनकी सारी कोई भी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं, सबका हल निकाला जाए। ऊधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुंवर के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान खटीमा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताते चलें, पुलिस ने चरस की खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 20 ग्राम स्मैक भी बरामद किए, जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस की पूछताछ में तस्करों ने बताया कि ये चरस वो नेपाल से लेकर आए थे। ये बरामदगियाँ खटीमा थाने के अंतर्गत हुआ है। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें कुल मिलाकर के 4.5 किलो चरस और 20 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। शमीर के पास 2 किलो चरस और 10 ग्राम स्मैक। मोहम्मद तारिक है 2 किलो चरस और 10 ग्राम स्मैक। और हरजिंदर जो पैडलर इसमें है। खबर लाल कुआं से, जहां पर नदी में खनन का काम करने वाले मजदूर इतने पीड़ित हैं कि वह नदी का इकट्ठा पानी पीने को मजबूर हो चुके और विभाग की तरफ से इन लोगों को ठंड के इस मौसम में कंबल, लकड़ियां, 3 सेट मकान तक आज तक दिए नहीं गए। वहीं लगातार हाथी, शेर, चीता, भालू जैसे जानवर रोजाना इनकी झोपड़ियों के पास पहुंचकर इनके लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। और तो और मजदूरों को मौत के घाट उतार चुके और एक मजदूर घायल अस्पताल में पड़ा हुआ है। हाँ, वहाँ पर हम यहाँ 40 बरस हो गया नदी में खटते हुए। कोई सुविधा पहले थोड़ा दवा ववा देते थे, अब लकड़ी वकड़ी कुछ देते नहीं है, सब बंद कर दिए हैं। हम लोग का बहुत बेसुविधा हो रहा है। यहाँ हाथी आ रही हैं जंगल की, कोई देखने वाला है नहीं, रात में पहरा भी नहीं होता है। पानी होने का कोई साधन नहीं, हम लोग लकड़ी वकड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। रो दे दिए होंगे 30-40 बरस से खट के। कितनी दिहाड़ी में काम करते हैं? अरे वही 300 रुपये होती है इस टाइम, दिहाड़ी चल रही है। मुझे गुजारा हो जाता है उसमें? कहाँ गुजारा हो जाता है, अपना खर्चा चलाना, बच्चों का पलना भी मुश्किल है इसमें। कोई पूछने आया आज तक? आज कोई तक पूछने आया। मेरे ख्याल से मीडिया भी पहली बार आई है। हाँ, पहली बार। सितारगंज के विकास कार्यों को प्रारंभ कराए जाने एवं एजीएम कांडपाल के स्थानांतरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के नगर पालिका परिसर में 20वें दिन भी धरना जारी है। धरना स्थल पर खटीमा के पालिका अध्यक्ष सोनी राणा, पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा एवं समाज सेवी खीमानंद जोशी अपने समर्थकों के साथ समर्थन देने पहुंचे, जिन्होंने समर्थन स्थल पर कहा कि जनता विकास कार्यों में बाधक प्रतिनिधि और प्रशासन के व्यक्तियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।
बहरी सरकार है, उसे दिखाई नहीं देता है कि क्या नगर पालिका में समस्याएं हैं। और हमारे चेयरमैन हरीश दुबे ने जो नगर पालिका के सितारगंज के विकास के लिए किया है, जो काम हुए हैं उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जिससे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो परेशान हैं। उनका तुरंत भुगतान होना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सितारगंज ही नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आखिरी सांस ली। मंगलेश अंतिम समय में कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। ये रिपोर्ट देखिए। एक दिन मुझे लगा मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। कितना ही खाना पीना, फल फूल, घास पात डालता हूँ, तब भी पेट नहीं भरता। इतनी अधिक भूख थी कि खाने में जीवन की जो बुनियादी सुरक्षा निहित होती है वह भी खत्म हो चुकी है। शायद कोई और है जो मेरा खाना चट कर जाता है और मुझे व्याकुल, आरक्षित और अभिशप्त छोड़ देता है। वह ऐसा समय था जब मैं अचानक बेरोजगार हुआ था और खाने पीने के अलावा और कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। काफी मेहनत के बाद जो कुछ मुझे मिलता था, अब वो सिर्फ महीने भर की मेहनत की याद दिलाता था। एकाएक आसमान में एक तारा दिखाई देता है। हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं, अंधेरे में वह तारा और मैं। 9 दिसंबर की शाम जब गहरा रही थी, सर्द आसमान में तारे टिमटिमाना शुरू हो चुके थे, लेकिन तारे के साथ ही इन पंक्तियों के रचनाकार का अनंत यात्रा खुद भी तारा बन गया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आखिरी सांस ली। मंगलेश अंतिम समय में कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। सांस लेने में हो रही परेशानी के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन की जानकारी उनके कवि मित्र अशद जैदी ने फेसबुक पर साझा की। बताया जा रहा है उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि मंगलेश डबराल नवंबर की आखिरी हफ्ते में ही बीमार चल रहे थे। पहले उनका गाजियाबाद में एक अस्पताल में इलाज कराया गया। सांस लेने में परेशानी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। बीच में उनकी हालत में कुछ सुधार दिखा गया था, लेकिन वह पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सके। पता नहीं साथ के वे बच्चे अब कहाँ होंगे। पता नहीं कि नए भूतों से उनका पाला पड़ा होगा, लेकिन उनका बचपन का भूत मेरे सामने, मेरे भीतर मौजूद था। मैंने खुद से कहा, अरे ये वही पुराना चतुर भूत मुझ पर भी सवार है जो मेरा पेट नहीं भरने देता। और शायद मैं उन बच्चों में से एक हूँ जिन्हें हर समय भूख लगी रहती थी। बता दें, हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर ख्यात मंगलेश डबराल ने कवि के रूप में बार बार चर्चा हुई। आगे भी उनके कवि के रूप की ज्यादा चर्चा होगी। उन चीजों को छो जो तुम्हारे सामने मेज पर रखी है। घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बुद्ध की प्रतिमा, बेर्टोल्ड ब्रेस्ट और चे गेवारा की तस्वीरें। तरास खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छू, एक खाली कागज को छू शब्दों की अंगुलियों से। वैन गॉग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छू जो उसमें जीवन की हलचल शुरू कर देता है। अपने माथे को छुओ और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव निवासी मंगलेश जीविका और जिंदगी के फसल सफे की खोज में पहाड़ से उतरकर भले ही मैदानों में आए, लेकिन वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलेश डबराल के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें, मंगलेश डबराल ने अंतिम समय तक अपना लेखन जारी रखा।
उन्होंने राजनीति, समाज, साहित्य, भाषा से लेकर हर विषय में अपनी कलम चलाई। यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। तमाम धर्म गुरु, ध्वजा, पताका, मुकुट, उत्तरीयधारी, बमबाज, जंगखोर सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में हैं। वे जितनी गंदगी, जितना मलबा उगलते हैं, उसे छूकर ही साफ किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात करी है उपजिलाधिकारी से। आपको बताते चले, होटल एसोसिएशन यमुना घाटी के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान से मुलाकात करके क्षेत्र की महत्वपूर्ण कार्यों पर गंभीर चर्चा की है। चर्चा करने के बाद उपजिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान होटल व्यवसायी पर पड़ा है, इसलिए होटल स्वामियों को बिजली, पानी का बिल माफ हो, साथ ही साथ बैंकों से लिए ऋण की वसूली पर भी 1 वर्ष तक रोक लगे, 3 वर्ष का भवन कर माफ हो, हरबटपुर से बड़कोट बैंड तक ऑल वेदर सड़क शीघ्र बने। ज्ञापन देने पे अध्यक्ष शोभन राणा सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे। में हमारी चंदे की मांगे हैं, जैसा कि अभी कोविड-19 के चक्कर के महामारी में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो उत्तराखंड 4 धाम में होटल व्यवसाय को पड़ा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन मुद्दा है वो है बिजली और पानी के बिल माफ़ करना। कम से कम 1 वर्ष के लिए बिजली और पानी का बिल माफ़ करें, जिससे होटल व्यवसाय जो भी हमारे भाई लोग हैं उनको राहत मिले। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें इन्होंने ये मांग की है कि कोविड-19 के कारण इस साल होटल और ये सारे व्यवसाय इनके बाधित रहे हैं, तो इनके द्वारा बिजली, पानी और जो अन्य बिल्स होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, उसमें छूट के लिए इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन मैं शीघ्र ही शासन स्तर को भेज दूंगा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और जो इसमें कार्रवाई हुई वो सही होगी। डोईवाला ब्लॉक के दुधली ग्राम पंचायत के केमरी और बड़कली गांव में सुसवा नदी पर बाढ़ सुरक्षा के तहत तट बंद बनाए जाने हैं। उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, हजारों परीक्षार्थियों को मिला फायदा। भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट का आदेश जारी हुआ। आयु सीमा में 6 माह की दी गई है छूट। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना के चलते लिया है फैसला। कार्मिक विभाग ने छूट के आदेश जारी किए। कोविड के चलते 2019 और 2020 में चयन प्रक्रिया बाधित हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में छूट दी गई है। हजारों परीक्षार्थियों को मिला फायदा। भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट का आदेश जारी। आयु सीमा में 6 माह की दी गई है छूट। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना के चलते लिया फैसला। कार्मिक विभाग ने छूट के आदेश जारी किए। कोविड के चलते 2019 और 2020 में चयन प्रक्रिया बाधित।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में छूट। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में दी गई छूट। हजारों परीक्षार्थियों को मिला है फायदा। भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा पर छूट का आदेश जारी किया गया। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना के चलते ये फैसला लिया। कार्मिक विभाग ने छूट के आदेश जारी किए। हजारों परीक्षार्थियों को मिला है फायदा। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट का आदेश जारी किया गया। आयु सीमा में 6 माह की छूट दी गई। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना के चलते ये फैसला लिया। कार्मिक विभाग ने छूट के आदेश जारी किए। कोविड के चलते 2019 और 20 में चयन प्रक्रिया बाधित। केदारनाथ हाईवे के संगम बाजार स्थित सुरंग का इन दिनों ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। सुरंग के दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बंद है, लेकिन कुछ दोपहिया वाहन चालक जबरन जान जोखिम में डालकर सुरंग के भीतर से मलबे के ढेर के ऊपर अपने वाहन दौड़ा रहे हैं, जिस कारण दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पुलिस या पीआरडी के जवानों को भी तैनात नहीं किया गया है। दोपहिया वाहन चालक अपनी जान के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।